अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डेंगू का मरीज़ है और उसकी जो फैमिली है, उसके जो ख़ानदान के लोग हैं, वो क्या एक बुनियादी बल्कि दो क्या वो बुनियादी गलती करते हैं जिसका उनको खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। आप सब लोगों को पता है इस वक्त कि पूरे पाकिस्तान में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और इस पर मैं पहले से 2-4 वीडियोज़ भी बना चुका हूँ। और ये केसेस उस वक्त तक बढ़ेंगे जब तक हमारे मुल्क में जो दर्जा हरारत है वो 24 घंटे में किसी एक वक्त में 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे नहीं आ जाता, क्योंकि इस वायरस यानी डेंगू वायरस को फैलाने में जो मच्छर इस्तेमाल होता है, जिसको हम एडीज एजिप्टाई कहते हैं, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे के जो दर्जा हरारत पे वो ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही वो दर्जा हरारत आएगा तो ये जो वेक्टर है, ये जो डेंगू फैलाने वाला, डेंगू वायरस को एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलाने वाला जो मच्छर है, ये ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही वो मच्छर ख़त्म होगा तो ये डेंगू वायरस की जो वबा है, कम से कम अब की दफ़ा की जो वेव है, ये ख़त्म हो जाएगी। ये वेव कोई आज की नहीं है, ये 2006 के बाद से पाकिस्तान में अक्सर आती रहती है और ख़ास तौर पे 2009 से 2013 के दरमियान काफ़ी दफ़ा इस तरह की वेव्स आई हैं, क्योंकि ये 3 से 5 साल के बाद हर दफ़ा ज़्यादा बड़ी वेव आती है। गलती क्या कर रहे हैं ये लोग? जो भी डेंगू का मरीज़ होता है वो और उसकी फैमिली की कोशिश होती है कि वो बुखार क्योंकि पेशेंट को होगा, जिसमें दर्द होगा, तो वो किसी डॉक्टर से रब्ता करते हैं और करना भी चाहिए। अब एक बुनियादी गलती तो डॉक्टर वहाँ पे करते हैं कि रवायती तौर पे पाकिस्तान में जो भी बुखार का मरीज़ होता है उसको हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगरचे डेंगू वायरस जो है ये एक वायरस है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है एंटीबायोटिक से, या एंटीबायोटिक जो दवाई है उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता इन मरीज़ों को, क्योंकि जब हम इनका एक दफ़ा तशख़ीस कर लेते हैं, जैसे कि NS1 एंटीजन चेक करवाते हैं या कुछ एंटीबॉडीज़ चेक करवाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन M की, या फिर हम PCR करवाते हैं, तो तशख़ीस के बाद ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये देने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, बल्कि डॉक्टर्स को चाहिए कि अपने पेशेंट को और उसकी फ़ैमिली को एक तालीम दें, एजुकेट करें, उनको बताएं कि आपको 5 से 7 दिन बुखार रहेगा, उसके बाद ये बुखार का असर टूट जाएगा और आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर में रेस्ट करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और अगर आपको बुखार और जिस्म में दर्द होता है तो आप पैरासीटामोल की गोली लें। जहाँ तक दोस्तों कोरोना वायरस का ताल्लुक था, तो कोरोना भी एक वायरस है, लेकिन उसमें अक्सर डॉक्टर्स के ज़हन में ये होता था कि क्योंकि ये फेफड़ों की इन्फेक्शन होती है तो अक्सर मरीज़ों में देखा गया था कि सेकेंडरी या सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाती थी, तो हम एंटीबायोटिक देते थे और मरीज़ को अक्सर उसका फ़ायदा होता था। लेकिन डेंगू को लेके क्योंकि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आम तौर पे नहीं होती है और डेंगू के मरीज़ को सिर्फ डेंगू की इन्फेक्शन होती है, तो अगर वो मरीज़, अब ये मरीज़ एक डॉक्टर के पास से जब वापस आते हैं तो क्योंकि ये नहीं बताया जाता कि 5 से 7 दिन आपको बुखार रहेगा और जिस्म में दर्द रहेगा, दूसरे या तीसरे दिन जब बुखार नीचे नहीं जा रहा होता तो ये फैमिली और ये जो डेंगू का मरीज़ है ये किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फिर दवाई तब्दील करता है। और जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी बताया कि रवायती तौर पर एंटीबायोटिक्स पाकिस्तान में ज़रूर दी जाती हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई किरदार नहीं है। तो ना सिर्फ ये कि उसको नई एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, नई दवाइयाँ दी जाती हैं, बल्कि इस घूमने फिरने में, जिसको आप विंडो शॉपिंग कह सकते हैं डॉक्टर्स की के क्लिनिक पे जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस दौरान एक बड़ी गलती हो जाती है कि एक तो मरीज़ रेस्ट नहीं करता और दूसरा मरीज़ पानी नहीं पीता। डेंगू इन्फेक्शन के दौरान ख़ुसूसी तौर पे जो इब्तदाई दिन होते हैं उनमें बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को जो फ्लूइड्स होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, जो पानी, वो लाजमी दिया जाए, क्योंकि इस बीमारी में जो खून की नालियों से पानी बाहर की तरफ गिरता है और खून की नालियों में पानी की कमी हो जाती है, जिसको हम आम तौर पे जब CBC का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एक वैल्यू होती है हीमेटोक्रिट, तो उसके ऊपर जाने से हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि जैसे जैसे हीमेटोक्रिट ऊपर जाता है इसका मतलब है कि उस शख्स में पानी की कमी हो रही होती है। तो जब वो मरीज़ और उसकी फैमिली बार बार डॉक्टरों की तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं तो मरीज़ रेस्ट नहीं कर पाता, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है अपने मरीज़ों में। और दूसरा, वो क्योंकि पानी नहीं पीता है तो फिर वो एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। और इसी तरह से एक तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, कोशिश करें कि डॉक्टर से ज़रूर रब्ता जब आपका हो जाए, जो आपको तजवीज़ कर दी जाए दवाई, उसके बाद मुकम्मल तौर पर मरीज़ आराम करे
और पानी ज़्यादा से ज़्यादा ले। और जब मरीज़ का बुखार टूट रहा हो तो कोशिश करें उस वक्त अपना ब्लड का टेस्ट, जिसको हम CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, वो ज़रूर चेक करवाएं ताकि प्लेटलेट्स को देखा जाए। इन मरीज़ों में आमतौर पे प्लेटलेट्स नीचे आते हैं, लेकिन फिर वो जैसे जैसे मरीज़ इस कंडीशन से बेहतर होता है या बेहतरी की तरफ जाता है तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये भी नॉर्मल होने की तरफ जाते हैं। और जब मरीज़ अपने पानी का ख्याल रख रहा होता है तो जो हीमेटोक्रेट है तो वो भी उनकी बेहतर रहती है, वो भी नॉर्मल लिमिट में रहती है। क्योंकि अगर किसी मरीज़ को पकड़ना हो कि कहीं ये शॉक में तो नहीं जा रहा है तो वो हीमेटोक्रेट से हम पकड़ते हैं। शॉक का मतलब होता है कि आपका ब्लड प्रेशर इतना ड्रॉप हो जाए, इतना नीचे आ जाए कि वो आपके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उन तक खून को ना पहुंचा पाए, जिसकी वजह से वो मरीज़ जो है एक ऐसी कैफियत में चला जाता है जिसमें खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा जान जाने का डर होता है। तो ये तो वो गलती है जो मरीज़ भी करता है और उसकी फैमिली भी करती है, लेकिन उसकी फैमिली एक और बड़ी गलती करती है। ये जो डेंगू वायरस को फैलाने वाला मॉस्किटो है, ये मच्छर है जिसका नाम एडीज एजिप्टाई है, तो ये किसी एक शख्स से पूरी अपनी फीड नहीं लेता। ये सुबह के टाइम और शाम के टाइम ख़ास तौर पे ये काटता है लोगों को। ये जैसे ही काटता है तो लोग अक्सर इसको उड़ा देते हैं, तो ये साथ बैठे किसी शख्स को काटेगा, वहाँ से अपना फीड लेगा यानी खून लेगा, लेकिन साथ ही डेंगू का जो वायरस है वो भी मुंतकिल कर देगा। तो फैमिलीज़ क्या गलती करती हैं कि मरीज़ घर में लेटा हुआ है, ना तो उसको कोई मॉस्किटो को भगाने वाला लोशन लगाया होता है और ना फैमिलीज़ ने खुद लगाया होता है, ना इस चीज़ का ख्याल रखा होता है कि घर में मच्छर ना हो। एक मच्छर घर में दाखिल होता है, वो मरीज़ को काटता है, वहाँ से वो वायरस को लेता है, उसके बाद वो फैमिली के मुख्तलिफ लोगों को एक ही वक्त में काटता है। और अक्सर हमारे पास एक फैमिली से 3 से 4 डेंगू के मरीज़ इसलिए आते हैं कि वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जो डेंगू के मरीज़ हैं उनको ज़रूर एजुकेट करूं, उनकी फैमिली को इन दोनों बातों के बारे में ज़रूर एजुकेट करूं कि घर में पेशेंट को भी कोशिश करें कि जो भी मॉस्किलो रिपेलेंट लोशन होते हैं, यानी मच्छरों को भगाने वाले जो महलूल होते हैं, वो लगाएं। और कोशिश करें कि अगर आप बाहर, और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी लगाएं, कोशिश करें कि घर में ही अगर जो मरीज़ को अगर रखा हुआ है तो उसको नेट लगाएं, कोई जाल जो होता है, आपको पता है कि मॉस्किटो के लिए घरों में आम तौर पे होता है, ताकि मच्छर उस शख्स को काट के पूरी फैमिली को वो वायरस ना फैला दे। और इसी तरह से कोशिश करें अगर आप डेंगू से बचना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे शहरों में डेंगू फैला हुआ है, तो आप पूरी जो शर्ट है स्लीव वाली वो पहने। अगर आपने हाफ स्लीव पहननी है तो आप ज़रूर कोई ना कोई ऐसा महलूल लगाएं, लोशन लगाएं जो जिसकी वजह से मच्छर आपके करीब नहीं आएंगे। और इसी तरह से कोशिश करें कि सुबह और शाम के वक्त बाहर निकलते हुए, ख़ास तौर पे जहाँ पे पानी खड़ा है, जहाँ पे पौधे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपके जहन में होना चाहिए कि मच्छर हो सकता है और वो आपको काट सकता है। आखिरी बात यह है कि जो डेंगू की इन्फेक्शन है इसकी वजह से जान को बहुत कम नुकसान होता है, लेकिन जब एक दफ़ा मरीज़ डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाए या उसकी प्लेटलेट्स इतनी कम हो जाएं कि उस मरीज़ को मुख्तलिफ जगहों से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए, तो जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, तो इन जो 2 आखिरी ये टाइप्स हैं, इनमें खुदा ना खास्ता मरीज़ की जान जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उससे आपने बचना है। ये क्योंकि डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरे सामने है, मैं आप लोगों से वो शेयर करता हूँ ताकि आप भी किसी और को ये बात बताएं, शायद आपके बताने से किसी को फ़ायदा हो जाए।